फिर ये लोग अपने त्योहार में मस्जिदों के सामने क्यों आतंक मचाते हैं, वहां जाकर के क्यों नारे लगाते हैं, मस्जिद के मीनारों पर क्यों झंडा लगाते हैं, मंदिरों पर क्यों नहीं झंडा लगाते? देखिए, ये लोग नहीं है, ये चंद मानसिकता के लोग हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस्तेमाल करती है। 3 तलाक बिल के टाइम तो आप बहुत हलक फाड़ फाड़ के इस बात को कह रहे थे कि 3 तलाक हटेगी तो बहुत बड़ा फायदा होगा। वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो सका और सैकड़ों लोगों को इन्होंने वहां नोटिस इश्यू कर दिया है, 2-2 लाख रुपए का मुचलका उनको देना होगा। तो ये काली पट्टी बांधने से क्या शांति भंग हो सकती है? उसमें उस नोटिस में इनका कहना ये है कि शांति भंग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं लोगों को इस बात के लिए उकसा रही हूँ कि इस पर आंदोलन होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। किसी शायर का एक शेर है कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। बस ये मेरी कसूर है। मुकदमा किया था मेरे ऊपर जब मैंने नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब इन्होंने मुकदमा किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुशामदीद। हिंदुस्तान में अब मुसलमानों को एहतजाज करने से रोका जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुसलमान एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर ना सके, प्रोटेस्ट ना कर सके, इसके लिए पहले ही उनको नोटिस भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों यानी जुमातुल विदा को मुसलमानों ने काली पट्टी बांध कर जुमा की नमाज अदा की, तो वहां सैकड़ों लोगों को नोटिस इशू कर दिया गया है। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है और कहा गया है कि उनको अदालत जा करके अपनी जमानत करानी होगी। उनको एहतजाज करने से रोका गया। कहा गया कि उनके इस अमल की वजह से अमन सलामती को खतरा लाहिक था, शांति भंग हो सकती थी। इधर जैसे ही पार्लियामेंट से वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर हुआ, लोकसभा से और राज्यसभा से, उधर पूरे मुल्क में यह खबर गर्दिश करने लगी कि मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस तरह के जो एक्टिव अफराद हैं उनको नोटिस भेजा गया और अब खबर यह आई है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली सुमैया राना को भी 10 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया गया है। सुमैया राना मशहूर शायर मरहूम मुनव्वर राना साहब की साहिबजादी है। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन है, चुनाव लड़ चुकी है। उनको भी नोटिस भेजा गया। जब एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो सुमैया राना का उसमें नुमाया किरदार था। इस वक्त सुमैया राना मेरे साथ लाइन पर मौजूद है लखनऊ से। जरा उनसे बातचीत करते हैं कि उनको क्यों नोटिस भेजा गया है, क्या लिखा हुआ है नोटिस में। सुमैया राना, मिला टाइम्स में खुशामदीद, स्वागत है आपका। आपको नोटिस इशू हुआ है, खबरों में आया है, क्या है आपकी नोटिस में? वो नोटिस एक्चुअली 1 साल के लिए उन्होंने बंदिश लगाने की नोटिस है, तामील करने की कोशिश की है। उसमें यह है कि 10 लाख का मुचलका भरना है व्यक्तिगत आपको और 10-10 लाख की 2 श्योरिटीज जमा करनी थी, जिसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। आज मेरी वहाँ पर हाजिरी थी, हमारे वकील ने वहाँ पर हाजिरी दर्ज करा दी और तारीख मिल गई है 11, तो उस दिन होगा और इस बीच हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इनको। तो उसमें क्या है, आपको रोका जा रहा है क्या एहतजाज करने से, कि आप घर से बाहर ना निकले, प्रोटेस्ट ना करें 1 साल तक? उसमें उस नोटिस में इनका कहना ये है कि शांति भंग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं लोगों को इस बात के लिए उकसा रही हूँ कि इस पर आंदोलन होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए और इस वजह से इसकी पूरी संभावना है कि इससे एक बड़ा उपद्रव हो सकता है मेरे कहने पर और मेरे बहकाने पर। इसलिए ये इस तरीके की नोटिस जारी की। ये इनके जहनी दिवालियापन तो है क्यों सब। आपको उन्होंने इतने हजारों लाखों लोगों में उन्होंने सुमैया राना को ही चुना कि सुमैया राना पावरफुल है, वो कहेगी तो एहतजाज हो जाएगा, फिर माहौल खराब हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी, ऐसा क्या है आपका डर उनको? किसी शायर का एक शेर है कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। बस ये मेरी कसूर है कि मैं खामोश रह के किसी जुल्म और ज्यादती की हिमायत में नहीं खड़ी हो सकती थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक के बाद एक मुसलमानों पर खासकर चोट करने की कोशिश की जा रही है। और जब जब उन्होंने चोट करने की कोशिश की है, तब तक अपनी हैसियत, अपनी क़ुव्वत के हिसाब से हमने उस पर एहतजाज दर्ज कराया है और यही हमारा गुनाह है कि उनकी हर इस जुल्म और ज़्यादती पर मैं बोलती हूँ और इसीलिए उन्होंने ये कोशिश की। और ये मैं बताऊँ आपको, कासमी साहब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने हाउस अरेस्ट किया हो या पहली बार नोटिस दिए हो या मुकदमे किए हों। इससे पहले भी 130 पे अभी इन्होंने किया है मुकदमा, जो अभी लेटेस्ट हुआ है। इससे पहले इन्होंने सीए के वक़्त में भी बहुत सारे मुकदमे किए थे, गंभीर धाराओं में किए थे। और उसके बाद फिर इन्होंने, जब एक दलित बेटी का इतना बड़ा कांड हो गया था हाथरस में, इन्होंने हाथरस। तब मेरे ऊपर, जी, तब इन्होंने मुकदमा किया था मेरे ऊपर। लखीमपुर में जब किसानों पर
जुल्म हो रहा था और सड़कों पर किसान थे, उस वक्त भी मेरे ऊपर किया था इन्होंने मुकदमा। फिर इन्होंने एक मुकदमा किया था मेरे ऊपर जब मैंने नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब इन्होंने मुकदमा किया था। कानपुर में दंगा हो रहा था और इनको ये मेरे ऊपर यहाँ मुकदमा कर रहे थे। टीयर गैस के साथ पीएसी के जवान लगाए थे मुझे रोकने के लिए। में भी किया जब मैंने फिलिस्तीन के मामले में आवाज उठाई थी। तो जी। ये हमेशा ही करके रहते हैं। पिछले साल इन्होंने पूरे रमज़ान मुझे हाउस अरेस्ट रखा था, 2-3 दिन के लिए हफ्ते में ही हाउस अरेस्ट कर देते थे, जुमेरात से लेके और सैटरडे तक। और मुकदमे भी लिखे मैंने पिछले साल अलविदा जुमे के दिन जाके अपना एक मुकदमे में मैंने ज़मानत ली। तो ये करते रहते हैं। अब इस बार भी अब इनको तक ये तो लगा कि कितने मुकदमे हो गए हैं आप पर तब? कोई गिनती है या अब काउंटलेस ये है? गिनती तो मेरे लॉयर को पता होगी, मुझे तो खुद नहीं पता। बहुत से मुकदमे ऐसे हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं होता है। एक बात की मैं आपको बात बताऊं, हाथरस वाले में तो ये हुआ था, किसी और की कॉल थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि आप भी पहुंच जाइए। मेरा फरीजा मैंने समझा और मैं उस दलित बच्ची के लिए मैं भी उस जगह पहुंची प्रोटेस्ट करने। 2 दिन बाद मेरे पास पुलिस आती है, 3-4 पुलिस वाले और 2 लेडी पुलिस, और उन्होंने कहा कि ये आप टीम लीडर हैं इसमें, आपने किया। मैंने कहा मेरी तो कॉल ही नहीं थी, मैं तो एक मेहमान के तौर पे गई थी। तो अब आप ये सोच लीजिए सरकार की मंशा की, जिसमें मैं एक मेहमान के तौर पे शामिल हुई थी, डिटेन किया था इन्होंने, अरेस्ट किया था बाकायदा और फिर छोड़ दिया था सेम डे शाम को, उस पर भी मुझे टीम लीडर बनाया था। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि सरकार मुझे घेरने की कोशिश करती रहती है, उसको पता है कि ये आवाज उठाती रहेंगी। बल्कि जब अभी पुलिस हाउस अरेस्ट करने आई मुझे, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कई लाइव चैनल्स पे कहा और मैंने लाइव भी किया फेसबुक पे कि मुख्यमंत्री जी इतना परेशान करते हैं पुलिस को, डीजल पेट्रोल बचेगा, कम से कम यहीं जैसे घंटा घर में एक छावनी उन्होंने बना दी है, एक मेरे घर के बाहर भी बनवा दें, तो अपना परमानेंट वो यहीं पड़े रहेंगे, मेरे ऊपर निगरानी करते रहेंगे। तो ये है इनको, बस मुझे खुद अब आप और एक बहुत आप जी। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, ना तो मैं एमपी हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं एमएलसी हूँ। उसके बावजूद भी अभी रमजान में जिस दिन मुख्यमंत्री जी का सदन में आखिरी दिन अभी भाषण था, उस दिन मेरे घर में पुलिस आ गई मुझे हाउस अरेस्ट करने। तो मैंने पूछा भाई अब आप लोग कैसे आए? कहले मैडम भेजा गया हम लोग को। हमने कहा नहीं फिर भी कुछ तो होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं था उस वक्त। तो पता ये चला कि मुख्यमंत्री जी वहां अभिभाषण देंगे, मतलब वो जब जहर उगलते हैं तो पहले मुझे कैद करवा देते हैं। जब आप अमित घर शाह में जी बैठ आए, करके आराम सुन के ज़हर को सुनिए, ये भी उनका मकसद रहता है क्या? जब गृह मंत्री शहर में आते हैं तो मुझे कैद कर दिया जाता है। मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरा कसूर क्या है। और इतनी आवाज अगर मेरी अल्लाह ने उसमें इतनी तासीर दी है, तो इनको वाकई इनके अंदर अगर इस बात का खौफ है, तो मुझे ये डर इन पे अच्छा लग रहा है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि ये इतनी अच्छा आप कमजोरों में कमी सरकार है कि इनको एक औरत, एक महिला की आवाज से इतना खौफ है। अच्छा सुमैया, आपके अलावा और भी लोगों को नोटिस इश्यू किया गया। एक पत्रकार है, उसको 3 लाख रुपए का इन्होंने नोएडा में नोटिस इश्यू कर दिया, लखनऊ में भी किसी और समाज को नोटिस इश्यू हुआ। समाजवादी पार्टी के एक छात्र सभा के उपाध्यक्ष हैं, उनको मुझे भी नाम ध्यान आ इधर रहा में है। मुजफ्फरनगर से खबर आई कि वहां जुमतुल विदा को मुसलमानों ने नमाज अदा की। ऑल इंडिया जी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से कॉल थी कि काली काली पट्टी पट्टी। बांधकर आपको नमाज अदा करनी है। खामोश हुँ, पुरअमन एहतजाज था वो भी इनको हुँ। बर्दाश्त नहीं हो सका और सैकड़ों लोगों को इन्होंने वहां नोटिस इश्यू कर दिया है। 2-2 लाख रुपए का मुचलका उनको देना होगा। तो ये काली पट्टी बांधने से क्या शांति भंग हो सकती है? ये इनका एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाने और कुचलने का बहाना है सिर्फ़, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो काली पट्टी ना तो बोल सकती है, ना तो उससे कुछ हो सकता है। हाँ, हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने अगर एहतजाज को दर्ज करा रहे हैं और इस पर इनको आपत्ति है, तो इसका मतलब ये सरकार गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसने ना तो संविधान पढ़ा है। जब आपने सही के साथ दिया, जब आप झूठ के खिलाफ खड़े होंगे और खासकर इनकी नीतियों के, इनके झूठ के खिलाफ, उस वक्त में ये आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वक्फ बिल पर आते हैं। वक्फ बिल के बारे में सरकार दावा कर रही है कि मुसलमानों के हक में है। मुस्लिम महिलाओं को इसमें नुमाइंदगी दी गई है, मुस्लिम महिलाओं की रुकनीत को लाजमी करार दिया गया है। फिर आपको इस पर आपत्ति क्यों है, एतराज क्यों है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर? मुस्लिम 2 महिला कैंडिडेट जो हैं वो उसमें सदस्य बनेंगी, यही तो है ना? क्या वो हिंदुस्तान की रहने वाली करोड़ों महिलाओं का भविष्य तय करेंगी, उनका मफाद करेंगी? शाहबानो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, जिसमें उस प्रदेश का शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उन महिलाओं को गुजारा भत्ता देगा। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से, क्या वो वर्डिक्ट इनकी नज़र के सामने से नहीं गुजरा कि आपने इसकी कोशिश की
कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो लाखों महिलाओं के लिए फायदेमंद होता। 3 तलाक बिल के टाइम तो आप बहुत हलक फाड़ के इस बात को कह रहे थे कि 3 तलाक हटेगी तो बहुत बड़ा फायदा होगा, ये होगा वो होगा। तो 3 तलाक के अलावा भी तरीके हैं ना तलाक के, कासमी साहब। बिल्कुल। तो अगर उन तरीकों से तलाक होती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि उस पर गुजारा भत्ता मिलना चाहिए महिलाओं को, तो इसका मतलब कि वो महिलाओं को मिलना चाहिए था और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारों की थी, प्रदेश और देश की सरकारों की। लेकिन उन्होंने उसको नकार दिया, उस पर बात करनी नहीं समझी। वक्फ बोर्ड के बहुत बड़े फायदे की बात करते हैं। वक्फ की जो तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, खुद लखनऊ में है कि वहां पर 200-200, 300-300 रुपए किराए पे बड़े बड़े सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, लेकिन उनका किराया आज भी 200 रुपए 300 रुपए आता है। उसका नतीजा ये है कि वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। जब हमने 2005, 6, 7 कुछ रहा होगा, मुझे याद नहीं है, मैंने स्टोरी की थी, मैं भी जर्नलिस्ट रही हूँ, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो उसमें मैंने पूछा था जाके, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, तो हम लोग गुजारा भत्ता कहाँ से दे देंगे। तो अगर सच में भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाह रही थी तो ये करती, तो कहती कि नहीं, ये जो किराया है ये रिवाइज होगा, इनको प्रॉपर एक वो मिलना चाहिए, और उस पर भले एक अलग सी कमेटी गठित करते ही और कहते कि इस पर नजर होनी चाहिए और कहाँ कितना पैसा किधर जाएगा इसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। तो एक वक्त को समझ में आ रहा था। लेकिन आप सीधे सीधे आपने तो उस तरह कर दिया है कि घर आपका है, रहेंगे आप लोग अंदर, लेकिन उसकी चाबी और उसके कागज हमारे पास रहेंगे, बस आप यूं समझ लीजिए। तो ये, और गृह मंत्री जी इतने बड़े देश के गृह मंत्री जब खड़े होकर अभिभाषण कर रहे थे सदन में, उस वक्त जिन मुद्दों की वो बात कर रहे थे वो बिल में मेंशन ही नहीं था। तो ये उसी तरह हो गया। मुसलमानों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि आपकी मस्जिदों को खतरा नहीं है, कब्रिस्तानों को खतरा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा, हम पर भरोसा कीजिए, बिल में क्या है आप उसकी फिक्र मत करो। अभी प्रयागराज में अगले ही दिन उसका नतीजा आ गया था। प्रयागराज में किस तरीके से सैयद गाजी जो हैं उनकी मजार शरीफ पे चढ़ के किस तरीके से लोगों ने उपद्रव किया, और अब वो ये बात कह के करेंगे कि वक्त किसी की संपत्ति नहीं है। अच्छा सुमैया, ये बात ये तो हमारी समझ है, आती आप है कि साबित देश करिए। में इतने ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं, हर जगह, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में, हर गली में, फिर ये लोग अपने त्योहार में मस्जिदों के सामने क्यों आतंक मचाते हैं? वहां जाकर के क्यों नारे लगाते हैं? मस्जिद के मीनारों पर क्यों झंडा लगाते हैं? मंदिरों पर क्यों नहीं झंडा लगाते? देखिए, ये लोग नहीं है, ये चंद मानसिकता के लोग हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस्तेमाल करती है, और वो चाहती है कि देश में बेरोजगारी रहे तो लोग इनके अंडर में रहेंगे, क्योंकि लोग पढ़ लिख जाएंगे, रोजगार से लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस्तेमाल किसको करेंगे। तो इन्होंने एक अपना इस तरीके की एक माइंडसेट के लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, और वो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और खाली ये कम्युनिटी बदनाम नहीं होती है कासमी साहब, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब को प्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंटेशन की वजह से हम दुनिया में बहुत ऊंचाई पर देखे जाते हैं, जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग मिलजुल कर एक साथ कई सदियों से रहते चले आए हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी तस्वीरें बाहर जाती हैं तो शर्मिंदगी होना लाजमी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वक्फ अमेंडमेंट बिल अब पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है, तो क्या इसको रोकने का कुछ तरीका है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? आप एक्टिविस्ट हैं, लीडर भी हैं, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, पहली तो कोशिश ये है, और कुछ लोग गए भी हैं, कि सबसे पहले तो ये कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस देश की न्यायपालिका से बहरहाल पूरी उम्मीद है इस बात की कि हम लोगों को वो फैसला नहीं सुनाएंगे, अब कि हमको इंसाफ मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर किसान बिल वापस हो सकता है तो वक्फ बिल भी वापस होगा। लेकिन बस ये है कि हम लोगों को मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, संवैधानिक दायरे में बुलंद करना होगा। तो कैसे नहीं, ये बिल, ये एनआरसी के वक्त में भी तो यही हो रहा था। जिस वक्त मुख्यमंत्री गृह मंत्री, उस वक्त में तो ये गृह मंत्री शायद नहीं थे 2020 में, तो ये नहीं थे, हमसे नहीं थे 19 ना। में, 19 से है ये गृह मंत्री, उससे पहले नहीं 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 नहीं, थे। वो थे गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी थे जहां तक। राजनाथ सिंह 14 से 19 तक रहे गृह हाँ मंत्री। वही, अच्छा। तो इन्होंने ये कहा था कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे एनआरसी के मामले में। तब भी मेरा बयान आया था कि अब हम 1 मिलीमीटर पीछे नहीं हटेंगे, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। अब सीए से हुआ तो तो फर्क नहीं पड़ रहा था। जो एहतजाज था सी और एनआरसी दोनों को मिला करके था, तो ठीक है, सी इन्होंने देर से नाफिज कर दिया, लेकिन एनआरसी तो ये लेकर नहीं आए, तो वो और एहतजाज तो सीए से उनका कामयाब बहुत, रहा, और उनको कासमी झुकना पड़ा साहब, उस
सीए से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था, जी, कौन असल आ रहा है एनआरसी नागरिकता लेने, एनआरसी से फर्क पड़ रहा है। जी, तो मेरा ये मानना है कि अगर बहुत मजबूती के साथ आवाज उठाई जाएगी, सब मिलकर के उठाएंगे, तो मुझे यकीन है इस बात का कि ये बिल जरूर वापस आएगा। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ थी मोहतरमा सुमैया राना लखनऊ से, जिनको 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया, जो प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इन्होंने बताया कि जब भी देश में कुछ होता है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को, लखनऊ पुलिस को डर लगता है कि सुमैया राना एहतजाज देगी, भीड़ इकट्ठा होगी, बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो इनको फ़ौरन हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन्होंने अपनी बात रखी है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।